Assalamualaikum students, welcome to Physics Academy. Today we will discuss about work done by gravitational field. इस टॉपिक के अंदर हमने किन किन पॉइंट्स को क्लियर करना है, हम उन पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं कि वो पॉइंट्स हैं कौन कौन से जो हमने आज के इस लेक्चर के अंदर क्लियर करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा ग्रेविटेशनल फील्ड। चूँकि हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या चीज़ होती है। दैट द नेक्स्ट वन इज वर्क डन। लास्ट टॉपिक्स के अंदर आपने पढ़ा है कि वर्क डन होता क्या है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि पॉजिटिव वर्क डन कब होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क डन हो रहा है तो वो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज अ नेगेटिव वर्क डन, कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क डन अगर किया जाए ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स तो वो नेगेटिव वर्क डन कब होगा। एंड द फिफ्थ वन इज वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहते हुए हमने वर्क डन को कैलकुलेट करना है इन द क्लोज्ड पाथ। वैसे तो वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहते हुए बहुत से हो रहे होते हैं, लेकिन हमने एक क्लोज पाथ लेना है। उस क्लोज पाथ के अंदर जो जितने भी मुमकिन पाथ बनेंगे हम उन सब का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कि एंड पे हमारे पास आंसर क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कंजर्वेटिव फील्ड चीज़ क्या होती है। दो किस्म की फील्ड होती है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो आइए हम इन पॉइंट्स को पहले क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बेटा आपको पता है कि जो ज़मीन होती है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अर्थ है। अर्थ के न्यूटन ने ये डिस्कवर किया था कि ज़मीन हर बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाती है जो उस बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, जिसको एक्चुअली तौर पर वेट बोलते हैं। हर बॉडी का जो वेट होता है ये वो फोर्स होती है जो ज़मीन उस बॉडी पे लगा के अपनी सेंटर की तरफ खींचती है। ठीक है, तो अब अगर सेंटर की तरफ खींच रही है तो कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है ज़मीन की। हर फोर्स जो मुमकिन है दुनिया के अंदर फोर्स, उस फोर्स की एक फील्ड भी होती है। तो हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि इस ग्रेविटी की फील्ड क्या होगी। वो अफेक्टेड एरिया होता है ज़मीन के इर्द गिर्द, जिसके अंदर अगर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको ज़मीन अपनी तरफ खींच ले, ये उसकी फील्ड कहलाती है। यानी कि इफेक्टेड एरिया अराउंड द अर्थ विच एक्सर्ट द फोर्स ऑन अनदर बॉडी। किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना है को हम वो एरिया जहाँ पर किसी दूसरी बॉडी के ऊपर ज़मीन फोर्स लगाती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है। अब अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए तो आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगी, आप वेटलेस हो जाएंगे। जहाँ पर बॉडी रखी है वो वहीं पर रहेगी, अगर मूव कर रही है तो करती रहेगी, जिसको हम इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, जिसके अंदर न्यूटन ने पहला ला दिया था कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी तब तक जब तक ऑपोजिशन फोर्स एक्ट करेगी। ज़मीन के अंदर या ग्रेविटी के अंदर रहते हुए हम ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ज़मीन एक फोर्स लगा रही है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं। उसके अंदर रहते हुए बॉडी ऐसा नहीं कर सकती। तो ये थी ग्रेविटेशनल फील्ड। नेक्स्ट है जी वर्क डन। तो वर्क डन हमने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर पढ़ा तो हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि वर्क डन होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब अगर डॉट प्रोडक्ट जहाँ पर है बिटवीन टू वेक्टर्स, तो याद रखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट का हमने एक अलग से टॉपिक पढ़ा हुआ है जिसके अंदर कहा गया था कि अगर किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो रिजल्टेंट के ऊपर क्या आती है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। वो स्केलर क्वांटिटी क्या है, उसकी बेहतरीन एग्जांपल वर्क डन में खुद है। चूंकि एफ डॉट डी लिया जाता है, यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि जो अगर फोर्स अप्लाई हो रही है इस डायरेक्शन के अंदर, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर कवर हो रहा है विद एन एंगल थीटा, तो इसका प्रोजेक्शन लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि ये बनता है एफ कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट वाला जब आप टॉपिक डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे तो उसके अंदर बताया जाता है कि ये कॉस थीटा क्यों होता है। तो हमने ये फोर्स की मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड, साथ में कॉज ऑफ थीटा, ये बेसिकली यूं होता है एफ कॉज थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ये यूं होता है, फोर्स का एक्स कंपोनेंट होता है अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। तो ये होता है बेटा वर्क डन। अगर हम ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वर्क डन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमें पता है कि कोई भी एक बॉडी है फॉर एग्जांपल, तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो इज इक्वल टू उसकी वेट होती है विच इज इक्वल टू mg ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हमें यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा, वर्क डन बन जाएगा mg साथ में d साथ में cos थीटा।
अब डिस्प्लेसमेंट को हम h के साथ रिप्लेस करेंगे हाइट के साथ। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के या तो बॉडी अपवर्ड मूव कर सकती है या डाउनवर्ड मूव कर सकती है। अगर जमीन के लॉन्ग सरफेस ऑफ द अर्थ पे मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली तो वो फिर हमारे इस केस में नहीं आएगा। ठीक है, तो चूंकि अगर जमीन यहाँ पर होगा किसी h हाइट पे बॉडी पड़ी है तो डिस्प्लेसमेंट शुड बी चेंज इनटू h, तो ये हमारे पास बन जाएगा mgh साथ में cos ऑफ थीटा। ये वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं कि पॉजिटिव वर्क डन कब होता है। तो बेटा यहाँ पे मैं ये भी एक्सप्लेन करता जाऊँ कि पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, ये भी गौर से समझ लीजिएगा। जब हम पॉजिटिव वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन चूंकि रिलेशन होता है इसका एफ डी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, कॉज की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कॉज 0 डिग्री पे 1 होती है और कॉज 180 डिग्री पे -1 होती है। यही इसका टोटल दुरानिया है। हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है, लोएस्ट वैल्यू -1 होती है। अब 0 चूंकि हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं 4, 0 डिग्री से स्टार्ट होके 90 तक, फिर 90 से 180 और फिर 180 से 270 डिग्री और 270 से फिर 360 डिग्री, ये होल सर्कल होगा। 0 से जिस तरह एंगल बढ़ाते जाएंगे 20, 30, 40, 50, 60 तो कॉस की वैल्यू 1 से क्या होना शुरू हो जाएगी, लेस होना शुरू हो जाएगी अगर एंगल 0 से बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और अगर हम 90 तक चले गए तो कॉस 90 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि वर्क डन 0 तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बेटा पॉजिटिव वर्क डन। फिर आता है नेगेटिव वर्क डन कब होगा। तो नेगेटिव वर्क डन सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर मुमकिन है कि जब एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन 90 होगा। जैसे ही हम 90 से बढ़ाएंगे एंगल तो मतलब कि 100 कर लेते हैं, 110 कर लेते हैं या इनफैक्ट 91 डिग्री भी कर लेंगे तो कॉस की जो वैल्यू होगी 91 डिग्री पे वो हमें नेगेटिव मिलेगी। इसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। एक ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये भी है कि अगर 180 से भी ग्रेटर कर दे 270 तक तो 270 के ऊपर एग्जैक्ट कॉस जो होता है वो 0 होता है। यानी कि कॉस 270 डिग्री पे 0 आ जाएगा। 180 से भी इंक्रीज करेंगे तो नेगेटिव आएगी वैल्यू और 90 से भी इंक्रीज करेंगे नेगेटिव आएगी। चूंकि मैक्सिमम जो नेगेटिव होती है वैल्यू 180 पे होती है उसको बोलते हैं -1, कॉस 180 पे -1 होता है। तो ये था बेटा नेगेटिव वर्क डन। फिर हम चलते हैं कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ। तो वर्क डन क्लोज पाथ किस तरह होगा। सपोज कर लेंगे कि हमारे पास कोई भी एक डेस्टिनेशन पॉइंट है ए, हमने इस ए पॉइंट तक पहुंचना है। ठीक है, ये एक्सिस आ गई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हमारे पास ये ओरिजिन है। ओरिजिन से तीन तरह से होंगे। या तो हम डायरेक्ट ओ से ए पहुंच जाए, एक ये होगा, या हम बाय पैचेस कर लेते हैं। यहाँ पर बी पॉइंट रखते हैं, ओ से पहले बी तक जाए, बी से फिर ए तक जाए। सेकंड पाथ, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाथ सेकंड, पाथ फर्स्ट, और तीसरा पाथ होगा कि यहाँ तक हम सी पॉइंट तक जाए फिर ए पॉइंट तक जाए। इसको बोलते हैं पाथ थर्ड। तो ये तीन रास्ते होंगे। देखिए ये क्लोज पाथ है सारा का सारा। हम इस पाथ के मुतालिक भी वर्क डन कैलकुलेट करेंगे कि ग्रेविटेशन फील्ड के होते हुए या ग्रेविटेशन फोर्स के होते हुए ये क्लोज पाथ पे वर्क डन क्या आएगा। एंड द लास्ट वन इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। जैसा कि अभी हमने ग्रेविटेशन फील्ड की बात की है तो इनसे रिलेटेड है कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या होगी। ऐसी फील्ड जिसके अंदर क्लोज पाथ के अंदर रहते हुए अगर वर्क डन कैलकुलेट करें तो वर्क डन 0 आ जाए तो हम बोलते हैं कि ऐसी फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती है। तो अब स्टार्ट करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इमेजिन करते हैं कि कोई भी हमारे पास एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक बॉक्स है जिसका मास है m, ठीक है, वो किसी भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना चाह रहा है a पॉइंट टू b पॉइंट। ठीक है, अब इस b पॉइंट तक जाने के लिए जो पॉसिबल पाथ्स हैं वो 3 है। पाथ 1 है जो a से d तक जाएगा फिर d से b तक जाएगा। पाथ सेकंड है a से c तक जाना है फिर c से d तक जाएगा। एंड द थर्ड वन इज डायरेक्ट a टू b। ये 3 पाथ है जो मैंने यहाँ पे नॉमिनेट कर दिए इनके रास्ते। इन तीनों पाथ पे हम टर्न बाय टर्न वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, अगर हम एक बॉक्स ले रहे हैं तो बॉक्स पे ऊपर लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, यहाँ पे मैं एफ जी लिख देता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इक्वल होगी इसी बॉक्स के वेट की, और वेट इज इक्वल होगा एम जी। ठीक है,
और अगर बी पॉइंट तक बॉडी ने जाना है तो ए से बी तक टोटल हाइट जो होगी वो हमारे पास एच है। ये जस्ट नेम है, एच से मुराद को 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर कुछ भी एक हाइट होगी, ठीक है। तो हम डी को रिप्लेस कर लेते हैं एच के साथ, तो आने वाला जो रिलेशन होगा वो होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे वेट वाला डब्ल्यू आएगा लेकिन हम उसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं एम जी एच साथ में कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि नेगेटिव वर्क डन वाली और पॉजिटिव वर्क डन वाली, ठीक है। अब लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एंगल को मद्देनजर रखते हुए हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन लेते हैं। इसका सिंपल सा मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ कि पॉजिटिव वर्क डन अगर तो ग्रेविटेशन फोर्स को लेके आपने जस्टिफाई करना है या नेगेटिव वर्क डन करना है, तो सिंपल सी ट्रिक याद रखिएगा, जब जब बॉडी ग्रेविटी की यानी कि जमीन की तरफ आएगी तो उसका वर्क डन पॉजिटिव होगा, और अगर वही बॉडी जमीन से अवे जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसका वर्क डन नेगेटिव होगा, ठीक है। ये सिंपल सी ट्रिक थी। तो अब हम चलते हैं पाथ फर्स्ट की तरफ। पाथ फर्स्ट को हम फॉलो करते हुए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। वो पाथ किस तरफ जा रहा है, ए डी और फिर बी तक, तो हम इनको दो पैचेस में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम लेंगे वर्क डन टोटल यानी कि ए डी बी को दो हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे। वर्क डन ए से डी तक कैलकुलेट करेंगे यानी कि ए से डी तक कैलकुलेट करेंगे, फिर प्लस करेंगे वर्क डन डी से बी तक, ये सेकंड पार्ट, डी से बी तक वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। अब अगर बॉक्स यहां से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन की तरफ, डी की तरफ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उन दोनों के दरमियान में जो एंगल होगा, यानी कि मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। वर्क डन ए से डी वो इज इक्वल टू होगा एफ डी कॉज 0 डिग्री। कॉज 0 पे 1 होता है तो हम सिंपल एफ की जगह पे रखेंगे एम जी और डी की जगह पे रखेंगे एच, ठीक है, और कॉज हमारे पास 1 हो जाएगा। ये मैक्सिमम वर्क डन होगा अगर ग्रेविटेशन फोर्स को मद्देनजर नहीं रखते। चूंकि हम यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो बॉडी का जो लगने वाली फोर्स है हमेशा डाउनवर्ड होगी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बनेगा। तो हमें यहाँ पर कॉज 0 डिग्री नहीं रखना, चूंकि हम ग्रेविटेशन फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉज क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि वेट, बॉडी के वेट और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो चूंकि कॉज 90 पे 0 होता है और ये सारा का सारा फैक्टर क्या कर देगा, 0 कर देगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन डी से बी तक, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास होगा एम जी एच साथ में कॉज। अब एंगल कितना है, बॉक्स यहां पर आ चुका है, बॉक्स का वेट हमेशा डाउनवर्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड कवर कर रहा है, तो यहां पर एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री पे वहां होता है -1, जिसकी वजह से हमारे पास वर्क डन आएगा -mg। अगर हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इन दोनों को रिप्लेस करना चाहते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, क्योंकि बाय पार्ट्स था, तो हमारे पास जो टोटल वर्क डन आएगा वो कुछ यूं आएगा, वर्क डन अलोंग ए डी बी टोटल आएगा। पहले वाला वर्क डन ए से डी तक तो 0 आया है, प्लस फिर वर्क डन डी से बी जो है वो -mg आया है, mgh। तो टोटल वर्क डन हमारे पास क्या हो गया, -mgh। ये हमारे पास वर्क डन ए डी और बी इस पाथ पे आया -mg, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वर्क डन कैलकुलेट करने वाला है, उस नेक्स्ट वर्क डन कैलकुलेट करेंगे पाथ सेकंड से। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ कि वर्क डन, सॉरी यहाँ पर मैं इंडिकेट करूंगा कि पाथ सेकंड को लेके हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि वर्क डन ए से सी फिर डी तक, सॉरी बी तक, ठीक है। ये पाथ हम फॉलो करेंगे, पाथ सेकंड। तो इसको भी बाय पार्ट्स करेंगे, वर्क डन अलोंग ए से सी प्लस ए से सी तक जाएगा बॉडी, फिर सी से बी तक जाएगी, वर्क डन अलोंग सी से बी तक, ठीक है। तो जो केस डी से बी तक था वही केस ए से बी सी तक है। तो हम टर्न बाय टर्न कैलकुलेट कर रहे हैं। वर्क डन ए से सी क्या होगा, एफ डी कॉस 180 डिग्री होगा। एफ डी की जगह पर वैल्यू प्लेस करेंगे mgh, और कॉस 180 में -1 होता है, तो ये सारी की सारी वैल्यू आ गई -mgh, ठीक है। फिर हम करेंगे पार्ट सेकंड, वर्क डन अलोंग सी से बी। तो सी से बी जो वर्क डन कैलकुलेट होगा, सी से बी, अब बॉडी का ब्लॉक जहां पर है, वेट उसका डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट इधर को कवर कर रहा है, एंगल यहां पर 90 बन रहा है, तो mgh
cos 90 डिग्री। cos 90 पे 0 होता है, जिसकी वजह से ये होल प्रोडक्ट विल बी 0। तो टोटल वर्क डन जो आएगा, वर्क डन ए सी और बी इज इक्वल होगा माइनस mgh प्लस 0। तो टोटल वर्क डन क्या आया, mgh। ये वाला है पाथ सेकंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, और ये वाला वर्क डन है पाथ फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अब रह गया हमारे पास पाथ थर्ड। तो आइए हम पार्ट थर्ड को देखते हैं कि पार्ट थर्ड के अंदर हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पार्ट थ्री के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कर्व पाथ है, और कर्व पाथ पे जो वर्क डन कैलकुलेट करना होता है या दो एक्सिस के दरमियान अगर कर्व पाथ आ जाती है तो उसको हम छोटे छोटे पैचेस में कन्वर्ट करेंगे। पहले देखेंगे पाथ थ्री को हम पैचेस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। यानी कि ये है हमारे पास ए पॉइंट और ये है हमारे पास बी पॉइंट। बी पॉइंट तक जाना है, पाथ हमारे पास कुछ यूं है जिगजैग। तो इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पैचेस में यूं कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पैचेस में कन्वर्ट करेंगे, जिसके साथ हम कुछ एंगल यूं बन जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इनडायरेक्टली ये अपवर्ड ही रही है, यानी कि इसने टोटल हाइट कितनी कवर करनी है, ए पॉइंट से एच हाइट कवर करनी है। तो वेट वाला केस यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। तो वर्क डन अलोंग ए से बी डायरेक्ट, तो ये बन जाएगा जी एम जी एच। कॉज कितना है, वेट पॉइंट जिस मर्जी पॉइंट पे पड़ा होगा इस कर्व पाथ पे बॉडी, उसका वेट हमेशा डाउनवर्ड होगा और डिस्प्लेसमेंट ये हॉरिजॉन्टल कवर कर रहा है। तो एंगल यहां पर भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, जिसकी वजह से ये होल प्रोडक्ट विल बी 0। ये हॉरिजॉन्टल बॉडी मूव कर रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बॉडी हॉरिजॉन्टली ही मूव नहीं कर रही, ये वर्टिकली अपवर्ड भी मूव कर रही है। यानी कि जो फोर्स का कंपोनेंट है वो हम क्या करेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल को डिस्कस करें तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर वर्टिकली हाइट को मद्देनजर रखें तो फिर इसके दरमियान ब्लॉक के और फोर्स के दरमियान में ग्रेविटेशन यानी कि बॉक्स का वेट और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल 180 बन रहा है। तो यहाँ पर हम cos 180 कंसीडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो 0 हो जाता है। तो अगर ये 180 डिग्री रखा है तो वर्क डन अलोंग ए से बी हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव mgh आएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम वर्क डन ए से डी और फिर ये वाला वर्क डन देखें तो ये भी mgh है, माइनस mgh। इसी तरह जब वर्क डन ए सी और बी का देखें तो वो भी माइनस mgh, एंड द थर्ड वन इज वर्क डन अलोंग ए से बी, तो वो भी क्या, माइनस mgh। आप देख सकते हैं कि तीनों पाथ पे वर्क डन सेम आ रहा है, ठीक है। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन सेम आ रहा है, तो मैंने एक लास्ट में वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि कंजर्वेटिव फील्ड, आपने देखा होगा कि कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में मैंने कहा था डिस्कस करेंगे। ये ऐसी फील्ड होती है जिस फील्ड के अंदर रहकर अगर हम किसी भी क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो वो वर्क डन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 क्यों नहीं हुआ, अगर टोटल इसको कर ले तो 0 होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं है। वो इसलिए नहीं होता कि बेटा क्योंकि इस रियलिटी के अंदर बॉडी जब मुख्तलिफ पाथ को फॉलो करती है तो वहाँ पर कुछ फ्रिक्शन की फोर्सेज होती है, ठीक है, जो अपनी एनर्जी वहां पर लूज कर देती है, इस वजह से यहाँ पर 0 नहीं है। अगर क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन 0 हो जाए इट्स मीन कि वो कंजर्वेटिव फील्ड्स है। और कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कौन सी होती हैं वो मैं आपको यहाँ पे नॉमिनेट भी कर देता हूँ और डिस्कस भी कर देते हैं कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स कौन सी होती है। तो कंजर्वेटिव फील्ड्स कौन कौन सी होती हैं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, and the second one is elastic spring, इसकी फोर्स जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है। और तीसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनको हम कंजर्वेटिव फील्ड्स कंसीडर करते हैं। और नॉन कंजर्वेटिव कौन सी होती हैं, नॉन कंजर्वेटिव के अंदर आ जाती है बेटा फ्रिक्शन ऑफ एनी टाइप, इसके अंदर एयर फ्रिक्शन भी आ सकती है और फ्रिक्शन फोर्स आ सकती है जो बिटवीन की टू सरफेसेस होती हैं, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को कंसीडर किया जाता है। अच्छा, एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं कि जो यहाँ पर हमने वर्क डन ए बी कैलकुलेट किया है, अगर इनको पैचेस में कन्वर्ट करते हैं तो मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि इस टोटल हाइट को हम जो कन्वर्ट करते हैं वो छोटे छोटे पैचेस में कन्वर्ट करते हैं, जिसको del y1 del y2 यानी कि del y1 प्लस del y2 प्लस सो ऑन del yn
अगर n पॉइंट है, यहाँ पर b पॉइंट है तो यहाँ पर b आ जाएगा। ठीक है, इस टोटल को हम h के अकॉर्डिंग रखते हैं, तो हमारे पास जो वर्क डन ए बी वाला आएगा वो कुछ यूँ आएगा, mg इंटू डेल y1 प्लस डेल y2 प्लस सो ऑन डेल yn। चूंकि h के बराबर है तो हम इसलिए यहाँ पर रखेंगे, सो यहाँ पर नेगेटिव भी आएगा, तो ए बी साथ में आएगा नेगेटिव mgh। तो ये वाला था वर्क डन अलोंग ए बी। ठीक है, यहाँ पर समझ आ गई बेटा कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। तो ये था हमारा टॉपिक। आप मज़ीद फिजिक्स एकेडमी के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस लाजमी कीजिएगा, ताकि जो भी एक नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि फिजिक्स एकेडमी के अंदर एक जो न्यू लेक्चर है या अपडेट है वो हो चुकी है, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो, आप फौरी उस नोटिफिकेशन को रीड करके नए आने वाली वीडियोस को आप देख सकें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।